नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप मुसलसल खबरों में सुन रहे हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब अमरीका के दौरे पर इस वक्त वाशिंगटन में हैं, जहां अगले दिन कल आने वाले दिन अमरीका के सदर बराक ओबामा के साथ पाकिस्तान के वजीर आजम की मुलाकात होगी। पाकिस्तान के नौमुंतखब वजीर के साथ एक ऐसे मौके पर हो रही है जब अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज के इनखला का जो फाइनल जो इनखला है वो चंद महीने में शुरू होने वाला है। जो सवाल हम उठाना चाहते हैं आज की इस डिस्कशन में वो बड़ा सादा है लेकिन बड़ा अहम है। वो ये है कि अमरीका की पाकिस्तान से इस विड्रॉल के मौके पे क्या तवक्कुआत और एक्सपेक्टेशन हो सकती, यानी अमरीकी सदर और उनकी टीम पाकिस्तानी वजीर आजम और उसकी टीम से क्या डिमांड्स रेज करेंगे, और इसके साथ साथ पाकिस्तानी वजीर आजम और पाकिस्तानी वजीर आजम की टीम अपने क्या मुतालबात, डिमांड्स और एक्सपेक्टेशन अमरीकी सदर और उसकी टीम के सामने रखेंगे। इस एनालिसिस के लिए, इस एनालिटिकल डिस्कशन के लिए तीन बड़े डिस्टिंग्विश पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे साथ मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान में एयर मार्शल जनाब शाहिद लतीफ साहब पाकिस्तान के प्रोमिनेंट डिफेंस एनालिस्ट हैं, कॉलमनिस्ट हैं, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। थैंक यू। नाज़रीन, फोन लाइन पे मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के एक्स फॉरेन सेक्रेटरी जनाब शमशाद अहमद खान साहब लाहौर से, वेरी वार्म वेलकम टू हिम। और मुझे फोन लाइन पे ही नाज़रीन ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबका वजीर इत्तलात जनाब कमर जमान कायरा साहब, वेरी वार्म वेलकम टू बोथ कमर जमान कायरा साहब एंड शमशाद अहमद खान। और डिस्कशन का आगाज मैं शमशाद अहमद खान साहब से करना चाहूंगा। खान साहब, मैं आपकी तरफ लाहौर आता हूं। जैसा कि मैंने इस प्रोग्राम के बिल्कुल शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा कि बुनियादी सवाल ही यही है कि अमेरिकन की क्या डिमांड्स होंगी, अमरीकी सदर और उनकी टीम वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से और उनकी टीम से क्या एक्सपेक्टेशन रखते होंगे, क्या वो डिमांड्स रेज करेंगे। तो क्या आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन की क्या डिमांड्स होंगी कल? जी डॉक्टर साहब, पहली बात यह है कि ये दौरा काफी अहमियत का हामिल जरूर है, लेकिन मेरी राय में ये जरा तब तक वक्त हो रहा, क्योंकि 4 महीने के बाद हमारे वजीर आजम का वाशिंगटन चले जाना, जिस वक्त अभी घर में हमारी अभी गिरफ्त पूरी तरह मजबूत नहीं हुई हालात पर, ना मईशत पर, ना एनर्जी के मसले पर और खासतौर पर ना सिक्योरिटी के मसले पर, तो वहां वाशिंगटन जाके यही मसाइल हैं बुनियादी तौर पर। अमेरिका की तरफ से जो मुतालबा, क्या तो उनकी कहानी होगी, वो शुरू भी अफगानिस्तान से होगी और आखिर भी खान साहब जरा मेरे साथ रुकिए। आपने ये बड़ा ही अहम नुक्ता उठाया है सियासी एतबार से कि वजीर आजम नवाज शरीफ का ये दौरा थोड़ा कबल वक्त है। मुझे यही सवाल जो है जरा इसे कमर जमान कायरा साहब तक ले जाने दीजिए। कायरा साहब, आप पाकिस्तान के साबका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपका ताल्लुक अपोजिशन से है, यू आर वेरी प्रोमिनेंट ऑपोजिशन लीडर इन द कंट्री। आपको क्या महसूस होता है जो एक्स फॉरेन सेक्रेटरी कहते हैं शमशाद अहमद खान साहब के वजीर आजम नवाज शरीफ का दौरा किसी हद तक कबल वक्त है, आप क्या महसूस करते हैं? डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जहां तक शमशाद साहब का पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू मोहतरम, वो एक टेक्नोक्रेट के तौर पर अपना नुक्ता नजर बयान कर रहे हैं। मेरा ख्याल इनसे थोड़ा मुख्तलिफ है। मैं समझता हूं कि पाकिस्तान अपनी चॉइस में तो दौरा नहीं हो सकता, ये तो उनकी तरफ से इन्विटेशन थी, एक कैंट करके दौरा रखाया गया या रखा गया। सो अमेरिकन ने अपने कन्वीनियंट टाइम पे आपको इनवाइट करना है। इस वक्त पाकिस्तान की मुश्किलात में घिरा हुआ है। पाकिस्तान की 2, 3, 4 मेजर जरूरतें हैं। इकोनॉमी में हमारा बजट बड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है। हमें ट्रेड मार्केट चाहिए, एक्सेस चाहिए, ये भी एक हमारा इशू है। हमें पावर सेक्टर में सपोर्ट चाहिए और हमारे पावर प्रोजेक्ट के लिए इंटरनेशनल फोरम्स से जो हमें फाइनेंसिंग चाहिए, उसमें भी हमें अमेरिकन की सपोर्ट की जरूरत है। और तीसरी जो सबसे बड़ी है, अगर हमने तालिबान से मुज़ाकरात कर रहे हैं तो मुज़ाकरात में भी हमारे लिए जरूरी है पाकिस्तान के लिए कि अगर गवर्नमेंट, जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ है, मेरा और आपका मौक़िफ़ हो सकता है मुख्तलिफ हो, लेकिन जिस तरह वज़ीर आज़म साहब का मौक़िफ़ है कि हमें ड्रोन अटैक्स बंद कराने होंगे अमेरिका के ऊपर, ये बात भी की जाए कि हमें सपोर्ट करें। अगर आप समझते हैं कि इस खित्ते में स्टेबिलिटी है तो आप परमानेंटली, पहली बात तो ये परमानेंटली खत्म करें, नहीं तो कम से कम हमारे मुज़ाकरात के इस निषेधों के लिए तो खत्म करें। अगर इससे बेहतरी आती है तो उसके परमानेंट फैसला कर लें। अच्छा, पाकिस्तान के काम जरूरत है। तीसरी बात यह है कि पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ भी
अपने मामलात में अमेरिकन की कुछ मामलत चाहता है ताकि हमारे खित्ते में स्टेबिलिटी आए। ये पाकिस्तान की जरूरतें हैं, अफगानिस्तान अमेरिकन की जरूरत अफगानिस्तान से शुरू होकर अफगानिस्तान तक रहती है, लेकिन इससे थोड़ी सी और भी है। वो पाकिस्तान के अंदर भी जो एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट है, और अब उन्होंने जो अब उनका अपना एक इमेज का कॉन्सेप्ट भी है कि अमेरिका का इमेज इन पाकिस्तान बिल्ड कर लिया जाए बेहतर हो। जरूरी ज्यादा हमारा उनका ये होगा कि पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेज है उनको केटर करने के लिए। अच्छा, मेरे साथ रुकिए कारा साहब, मेरे साथ रुकिए। मैं आपका मौक़िफ़ बड़ा वाशगाफ अल्फाज में सामने आ गया है। जरा दोबारा मुझे इसी चीज को ले जाने दीजिए खान साहब की तरफ। मैं इसमें एयर मार्शल साहब को शामिल करता हूं। खान साहब, आपने जो चीज दी थी कमर जबान कायरा साहब की, तो पोजीशन ये है कि वजीर आजम पाकिस्तान को अमरीका की मदद जो है वो एक से ज्यादा इश्यूज में चाहिए, अफगानिस्तान के हवाले से, तालिबान से डायलॉग के हवाले से, हिंदुस्तान की टेंशन के हवाले से। अब क्या कहेंगे? आपने सुना कायरा साहब को, उनका पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी बात कभी मुकम्मल नहीं की थी उस वक्त। जी हाँ, मैंने तो अभी शुरू किया था कि मेरी राय में ये दौरा कुछ महीने जरा कबल अज वक्त हो रहा है, और मैं अपनी सोच के मुताबिक समझता हूं कि अगर ये कुछ अरसे के बाद होता, जब यहां पर कुछ सिक्योरिटी सिचुएशन का जो नक्शा है वो ज्यादा वाज़ेह हो जाता, क्लियर हो जाता, तो वहां जाकर हमारे प्राइम मिनिस्टर को बातचीत में आसानी रहे। सिक्योर सिचुएशन से क्या मतलब? मेरी बात नहीं, कायरा साहब ने तो बड़े खूबसूरत अंदाज से पूरा नक्शा ही खोल के रख दिया है, कैनवस जो है इस अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात का, और उससे वाज़ेह हो जाता है। एक फिक्रे में मैं बयान करना चाहूंगा कि हमारी सिचुएशन क्या है। कायरा साहब ने बात कि हम तो इस दौरे की टाइमिंग सिलेक्ट करने की अहलियत नहीं रखते, तो मुझे वो फिक्रा एक है तो फिल्मी उफ अल्लाह हम तो कह नहीं सकते, ये इस पर खत्म हो जाता है। तो अगर यही सूरत रही तो वहां जाकर बात क्या करेंगे? अगर हमने हर बात ये सोचनी है कि अमेरिका पहले क्या सोचता है, फिर हम अपनी सोच उसके मुताबिक डालकर उस हिसाब से एडजस्ट करें, तो फिर डॉक्टर साहब ये कहानी खत्म हो जाती है यहीं पर। और यही बदकिस्मती है कि अब तक जो हमारी हुक्मरानों की रविश रही है, और खास तौर पर अमेरिका के हवाले से, वो यही रविश रही है। और मियां साहब का, नवाज साहब का इस दफा एक फर्क है, क्योंकि पहले खासतौर पर मैं अब गुज़श्ता 10-12 साल के हवाले से बात कर रहा हूं, जो भी हुक्मरान अमेरिका गया उसके साथ एक्सेस पैकेज था। मुशर्रफ को बहुत ज्यादा जाती इक़्तिदार खातर अमेरिका के नीचे लगना पड़ गया, तो वो तो किसी तरीके से कोई ना कर सकता था, चाहे कोई विजिट की टाइमिंग हो या कोई और। तो मियां साहब का क्या बैगेज है? ये तो पॉपुलरली इलेक्टेड लीडर हैं। यही तो मैं कह, डॉक्टर साहब सुनिए जरा। उसके बाद जरदारी साहब का भी एनआरओ का जो एक्सेस पैकेज था, वो भी आंख उठाकर देख नहीं सकते थे, आंखें नीची रखकर बात कर। जहां तक नवाज शरीफ का ताल्लुक है, ये अब पहली दफा 99 के बाद पहली दफा एक ऐसी शख्सियत वहां गई है जिसको अमेरिका की वो क्या कहते हैं क्रचेस की जरूरत नहीं है, बैसाखियों की जरूरत नहीं है। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि वो इस बात का इदराक करते हैं मियां साहब, और वहां जाकर बजाय इसके कि वो अमेरिका की आंख में देखकर ये देखे कि अमेरिका चाहता क्या है मुझसे, वो ये बताएं कि ये हम चाहते हैं जी। और हमारे साथ। खान साहब मुझे रुकिए, मुझे बस 2-3 मिनट है ब्रेक से पहले मैं जरा इसमें एयर मार्शल साहब को ला सकूं। एयर मार्शल साहब, आपने इंतहाई पेशेंस के साथ और तहम्मुल के साथ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव भी सुना, आपने टेक्नोक्रेटिक फॉरेन जो पॉलिसी का एनालिसिस वो भी सुना। क्या यानी उफल्ला हम क्या करें, जो यानी खान साहब ने कहा, इतनी ही कमजोर पोजीशन है इस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की? आप इसको उस एंगल से देखिए कि अगर ये दौरा जो है ये डिजाइन ही ऐसे किया गया कि इससे पहले कि जो आपके नए वजीर आजम और नई हुकूमत है वो कुछ पेशरफ्त करे उन हिस्सों में जो कि इस वक्त हमें शदीद मुश्किलात में जिनकी वजह से हम आए हुए हैं, तो आपको शायद ये बात बेहतर समझ आ जाए। देखें, जब भी आप किसी टेबल पे बैठते हैं नेगोशिएशंस के लिए, तो दोनों पार्टीज की पोजीशन जो है वो बड़ा मैटर करती है। यानी आप एग्री करते हैं खान साहब से कि अभी तक जब तक नवाज शरीफ साहब को कंट्रोल न हासिल होता सरजमीन पे, उन्हें अमेरिका का ये दौरा नहीं करना चाहिए? ये बाय डिजाइन है, ये बाय डिजाइन है। उन्होंने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को
इस वक्त बुलवाया है, इनवाइट किया है, ये बाय डिजाइन है, क्योंकि मुतालबात बड़े स्ट्रांग होंगे, हमारे भी मुतालबात बड़े स्ट्रांग हमारा होंगे। फॉरेन ऑफिस तो 19 सितंबर को ये मुलाकात करना चाहता था। हाँ, तो वो तो बड़ा अर्ली है वैसे भी, मगर मैं ये कह रहा हूं कि क्या हमने ये सोचा। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि एक इन्विटेशन के जरिए, कायरा साहब ने पहले ये कहा कि इन्विटेशन अमेरिकन साइड से आया, उनकी तरफ से, लेकिन हमारी तरफ से तो बड़ी कोशिश थी कि हम 19 सितंबर को मिले। वो एक साइडलाइन की मीटिंग थी, उसकी वो सिग्निफिकेंस नहीं है जो इसे एक डिटेल्ड विजिट बन गई है मीटिंग, जो एक डिटेल्ड विजिट है ना, इसमें तो क्रॉस द बोर्ड आप सारी बातों को ये क्रिएट किया गया है, आपको उस सिचुएशन में बुलाया गया है जबकि आपकी प्लेट जिसको कहते हैं ना जी कि वो फुल है विद डिफिकल्टीज। यानी कौन सा मामला है सीधा है, टेररिज्म, इकोनॉमी, एनर्जी, प्रॉब्लम्स विद इंडिया, ये क्या कम है? ये इतने गंभीर मामला। लेकिन कायरा साहब की पोजीशन ये थी कि इनमें हेल्प मिल सकती है अमेरिका से। नहीं, हेल्प देखे ना, हेल्प लेने के लिए भी तो पहले आपकी एक पोजीशन तो हो, यानी आपने खुद क्या किया इन मामलात में। अगर 6 महीने बाद आप जाते और काश आप इन चीजों पे कुछ पेशरफ्त कर चुके होते, तो फिर जब आप टेबल पे बैठते आपकी पोजीशन और होती, फिर आप डिमांड करते कि जनाब ये मसाइल हैं और ये हम यहां तक पहुंचे हैं कि इन मसाइल के अंदर। यानी हम ब्रेक से पहले ये कंक्लूड कर लें कि प्राइम मिनिस्टर फंस गए हैं, मतलब एक मुश्किल सिचुएशन में चले मुश्किल है, ये मुश्किल है, और मैं समझता हूं इसको डिजाइन किया गया है, ये एक ट्रैप है, इसको डिजाइन किया गया है, और ऊपर से ये अलमिया ये है कि इसकी मुझे कोई खास तैयारी नजर नहीं आई। अच्छा, वो एक होती है ना प्री विजिट, एक बहुत तैयारियां होती हैं जिसके अंदर छोटे ग्रुप्स आपस में मिलते हैं, वो कुछ बातचीत करते हैं। इस पे भी हम बात करते हैं। एयर मार्शल साहब का तकरीबन मौकफ जो है वो जनाब शमशाद अहमद खान साहब से मिलता जुलता है कि वजीर आजम पाकिस्तान को एक बेहतर मौके पे कुछ अरसे के बाद ज्यादा तैयारी के साथ अमेरिका के सदर से मुलाकात करनी चाहिए थी। कमर जमान कायरा साहब गालिबन इससे इत्तेफाक नहीं करते। इस डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं आफ्टर ब्रेक। Upload your ad, sell. OLX.com.pk. बेच दे। नाज़रीन, वेलकम बैक। वक्फे से पहले आप देख चुके हैं कि हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स के दरमियान इस डिस्कशन का एक एजेंडा और एक जो लाइंस हैं वो किसी हद तक ड्रॉ हो चुकी हैं। हम उसकी तरफ चलना चाहेंगे, लेकिन मैं एक छोटा सा टुकड़ा कि अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के वजीर आजम जनाब नवाज शरीफ साहब वाशिंगटन में पाकिस्तानी कम्युनिटी से, बिजनेस कम्युनिटी से जब खिताब कर रहे थे, बात कर रहे थे, तो उन्होंने क्या कहा अमेरिका की एक्सपेक्टेशंस के हवाले से, वो जरा हम थोड़ा सा सुन लें, उसको भी शामिल करते हैं इस डिस्कशन में। पूछा उन्होंने सेक्रेटरी जॉन कैरी ने कि अमेरिका आपके लिए क्या कर सकता है और आप अमेरिका से क्या तवक्को रखते हैं। तो मैंने कहा हम यहाँ पे कोई एड लेने के लिए नहीं आए, हम सिर्फ ट्रेड चाहते हैं कि ट्रेड जो है वो हम आपके साथ करें। आपकी इज्जत जो है वो बड़ी अजीज है और इसी तरह से हमें अपनी इज्जत भी बहुत अजीज है। नाज़रीन, अभी आपने सुना बड़ा छोटा सा टुकड़ा वजीर आजम नवाज शरीफ साहब का कि जब सेक्रेटरी ने मुझसे कहा जॉन कैरी ने कि आप क्या हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, तो हमने उन्हें ये कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं, हम कोई एड लेने नहीं आए, हम चाहते हैं कि हमारा आपसे ट्रेड बढ़े, हमें आपकी इज्जत भी अजीज है। ये बड़ा दिलचस्प कमेंट है और अपनी इज्जत भी अजीज है। इसी तरह डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। जनाब कायरा साहब, आपने पिछले कमेंट्स भी सुने, शमशाद अहमद खान साहब के भी, और आपने एयर मार्शल साहब का तज्जिया भी सुना, अभी आपने वजीर आजम पाकिस्तान का भी सुना, जो उनका टुकड़ा था जिसको मैंने पैराफ्रेज भी किया। और आपका पॉइंट ये है कि अमेरिका के सदर की जो मुलाकात है वो वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की बहुत सी जो सियासी या स्ट्रेटेजिक या फाइनेंशियल या खित्ते की जो मुश्किलात हैं उन्हें खत्म करने में मावन साबित हो सकती है। अब क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहब, शमशाद अहमद खान साहब तो हमारे बहुत सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं, बहुत तजुर्बाकार हैं, मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं। जो मुल्क होते हैं ये किसी के दोस्त वोस्त नहीं होते, अपनी अपनी जरूरतों के तहत वो फैसले करते हैं। अमेरिका ने आपको मोहब्बत में नहीं बुलाया, उनकी अपनी जरूरतें हैं, आपने अपनी जरूरतों के तहत फैसले करने हैं, बायोलैटरल रिलेशन में भी, ट्राइलैटरल में भी और रीजनल। अब इस सूरत हाल को सामने रखते हुए जब भी कोई मुल्क आपको इन्वाइट करेगा तो वो आपको हाई पेडेस्टल पे खड़े होकर आपको अपने मुल्क से इन्वाइट नहीं करेगा, बल्कि शमशाद साहब इस मामले को बहुत ही बेहतर जानते हैं कि कई दफा ये भी होता है कि जो बड़े ताकतवर मुल्क होते हैं वो छोटे मुल्कों को या जिनकी डिफिकल्ट होती है हमारे जैसी, उनके हुक्मरानों को उनका साथ तोड़ के बुलाते हैं। ऐसे इवेंट
کریٹ ہوتے ہیں یا یونیورس کے بعد بلایا جاتا ہے جب وہ کمزور فٹ پہ ہو. لہذا امریکہ نے اپنے طور پہ انوائٹ کیا, اپنی ضرورتیں ہیں, ہمیں کیا کہنا چاہیے پاکستان کے پاس. لیکن قائد صاحب یہ تو جب آپ یہ کہتے ہیں جو کچھ ابھی آپ نے کہا, تو پھر تو در حقیقت مختلف الفاظ میں آپ شمشاد صاحب سے اور ایئر مارشل صاحب کے انالیسس سے ایگری کرتے ہیں کہ امریکنز نے اس کو اسٹیٹ. میں کہنے لگا کیا ہوں, آپ ذرا مجھے وہ کہنے دیجیے. جناب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں میں اس بات سے ٹیکنیکلی اگری کرتا ہوں کہ وزیر اعظم پاکستان کو اپنے ہوم گراؤنڈ پہ اگر بیٹر پوزیشن میں ہوتے, اسٹرانگ فوٹنگ پہ ہوتے, اسپیشلی سیکورٹی سچویشن میں امپروومنٹ کر کے اور وہ امریکہ کو جاتے تو بہتر پوزیشن میں ہوتے. آج تک وہ اتنی بہتر پوزیشن میں نہیں ہے, لیکن امریکہ نے کیا پاکستان کو کسی بہتر پوزیشن کے لیے بلایا ہے یا اپنے آبجیکٹو کے لیے بلایا ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو اس وقت طالبان کے ساتھ ڈائلاگ میں ڈرون ایک میجر ایشو ہے, پولیٹیکلی بھی اور ٹیکنیکلی بھی. اگر پاکستان کی حکومت وزیر اعظم پاکستان امریکہ سے یہ ٹیمپریری ریلیف لینے میں بھی کامیاب ہو جاتی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو دینا چاہیے ان کو ریلیف, تو پھر یہ بہت بڑا سکسیس ہوگا ان کے لیے. اور پاکستان کے اندر لوگوں کا اگر ڈرون اٹیک بچ جاتے ہیں, گورنمنٹ ڈائلاگ پروسیس میں طالبان کے ساتھ آگے بڑھتی ہے تو اور وہ ناکام ہوتے اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتے, تو پاکستان کی پوری عوام جس طرح سوات میں ہوا تھا اسی طرح ان کے ساتھ کھڑی ہوگی. ایک بہت بڑی بیٹ کھیلے ہیں. ذرا شمشاد صاحب کو اس ڈسکشن میں آنے دیجیے. شمشاد صاحب, یہ جو ڈرون کا مسئلہ ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈرون اتنا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے امریکہ اور پاکستان کے درمیان جتنا کہ کہا جا رہا ہے؟ جس طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھی پوزیشن لے لی, خالی مسٹیریس قسم کی, بہت ہی اسٹرانگ اس موقع پہ, اور جیسے اخبارات اور میڈیا اس کو بتاتے ہیں, کیا یہ اتنا ہی امپورٹنٹ ایشو ہے؟ تب سب ڈرون ایک عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے, بریچ ہے اقوام متحدہ کے چارٹر, اور کسی بھی ملک کو چاہے وہ کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو, یہ حق بالکل نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے ملک یا جو علاقائی سالمیت ہے اس پر کسی بھی بہانے سے حملہ کرتا رہے. اور یہ ڈرون اٹیک کا مسئلہ بہرحال ابھی تو شروع نہیں ہوا, یہ تو طرف کے زمانے سے چل رہا ہے اور شروع ہوا تھا ہماری رضامندی کے ساتھ. تو اب تو یہ ہے کہ ہماری موجودہ حکومت نے ایک بڑا واضح موقف لیا ہوا ہے ڈرون پر, اور اسی حوالے سے پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نے اقوام متحدہ میں بھی مسئلہ اٹھایا اور اب بھی ایکشن اٹھائیں گے. لیکن بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں, آپ کے سوال کیا ہے, ڈرون ایشو سیاسی اعتبار سے پاکستان میں ایک سینسٹیو ایشو ضرور بن گیا ہے, لیکن بذات خود یہ مسئلہ نہیں, یہ ایک سمپٹم ہے بڑے مسئلے کا. ہمیں چاہیے کہ بجائے ہم بڑا مسئلہ کیا ہے میں بتاتا ہوں. بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جو دہشت گردی پھیلی ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ڈرون اٹیک ہو رہے ہیں. تو ہمیں کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم خود, اب نئی حکومت آئی ہے اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے, انگیجمنٹ کا بھی, کورسو طریقے بھی, لیکن اسٹریٹجی ابھی تک باہر نہیں آئی. تو وہ جب تک آپ دیکھیں علامتوں کے پیچھے بھاگنے کی بجائے آپ کو وہ جو بیماری ہے اس کو اگنور کیے. بڑا انٹرسٹنگ کی بات کر رہے ہیں, دہشت گردی کا مسئلہ اسی طرح پڑا. بالکل بڑا انٹرسٹنگ آپ نے پوائنٹ ریز کیا. شاہد لطیف صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. مارشل صاحب, 2 روز قبل پاکستان کی حکومت نے, جبکہ وزیر اعظم پہنچ چکے تھے واشنگٹن میں, پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس 2013 جو ہے وہ ایشو ہوا ہے, جس میں جو ہے پہلی دفعہ فیڈرل کورٹس اور فیڈرل اوفینسز کو ڈیفائن کیا گیا ہے. اس میں اینیمی ایلین کو ڈیفائن کیا گیا. بالکل امریکن طرز کا یہ قانون ہے, جس میں یعنی جو اینٹی ٹیرر کورٹس میں سے مقدمات جو ہیں وہ ٹرانسفر ہو کے فیڈرل کورٹس میں آ سکتے ہیں. یہ فیڈرل کورٹس کئی ہو سکتی ہیں, وہاں سزائے موت بھی ہے, بڑی سخت سزاؤں کی بات ہو رہی ہے. اور اسے کہتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 11 دن میں جو 2 آرڈیننس آئے ہیں, پہلے اینٹی ٹیرر ایکٹ کو امینڈ کرنے کا آرڈیننس اور اب جو دوسرا آرڈیننس آیا ہے پروٹیکشن آف پاکستان آرڈیننس, یہ در حقیقت وزیر اعظم کی جب موجودگی ہے واشنگٹن میں اس کا ایک بلڈ اپ ہے کہ حکومت نے امریکہ کو, دنیا کو یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک سویلین لاسانی کا السوینا قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ السر کے لیے پاکستان کی پہلی ریسرچ پروڈکٹ لاسانی کا السوینا معدے کے درد, تیزابیت اور السر کو ختم کرتا ہے. لاسانی کا السوینا سفو سرپ اور شوگر فری میں دستیاب ہے.
10 साल अगर आप ले लें तो दहशत गर्दी के खिलाफ हम बिल ना बना पाए। दुनिया को हमने मैसेज क्या दिया कि दहशत गर्दी का जो जगह, जो महवर है, जो हब है, उसमें कोई कानून नहीं है जिसके तहत हम दहशत गर्दों को पकड़ सकें। ये एक और बात है कि इसके अंदर दी पावर्स दैट बी, उनकी अपनी कितनी इन्वॉल्वमेंट है, उनके अपने क्या इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, मगर एज अ स्टेट हमने वो क्यों नहीं किया जो हम कर सकते थे। इसमें तो हमें किसी ने नहीं रोका था, बिल बनाने पे तो किसी ने नहीं रोका था, इनको सजाएं देने पे तो किसी ने नहीं रोका था। मेरे पास कुछ स्टेटिस्टिक्स हैं जो कि बहुत ही अलार्मिंग है। कोई 2000 के करीब क्रिमिनल्स हमने पकड़े ये वक्तन फवक्तन डिफरेंट औकात में। उन 2000 में से सिर्फ 67 लोग ऐसे थे जो दोबारा जाके उन लोगों को उन्होंने ज्वाइन, यानी ये 2000 के 2000 ये लोग, इनको रिलीज कर दिया गया, आपकी अदालतों ने रिलीज किया और सारे के सारे लोग जाके दोबारा उनको ज्वाइन कर गए। बार बार जो अटैक्स होते रहे उनको ये ज्वाइन करते रहे और सिर्फ 67 ऐसे लोग हैं, पता नहीं क्या वजह है कि उन्होंने दोबारा ज्वाइन नहीं किया, ये हमारे पास एविडेंस नहीं है। तो ये है इतनी संगीन नौयत है इस चीज की। तो मेरे ख्याल में ये एक कदम है जो उन्होंने लिया है और ये बहुत पहले कदम ले चुके होना चाहिए था एज अ स्टेट, बट देयर इज नो हार्म कि वो अपनी पोजीशन कुछ बेहतर कर रहे हैं। इस डिस्कशन को हम अगर थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, क्योंकि प्रोग्राम के शुरू में, इस डिस्कशन के शुरू में आपने मतलब इशारा दिया कि क्या क्या जरूरियात हैं या मजबूरियां हैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब की, जो कि अमरीकी सदर के मौके पे उनको मदद मिल सकती है। लेकिन अमरीकी सदर के क्या क्या मजबूरियां हैं जिनकी खातर, जैसे कि आप बार बार कहते हैं कि इन्वाइट किया है, वो क्या चाहते हैं वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से? डॉक्टर साहब, पहली बात तो ये, मैं आपके मेन सवाल की तरफ आए बगैर मैं अपने दोनों सीनियर से ये गुजारिश करूंगा, वो बहुत बेहतर जानते हैं, अपने एनालिसिस में उन्होंने बातें की भी हैं। ये जो बात है ना कि पाकिस्तान ने जो लेजिस्लेशन की है थ्रू ऑर्डिनेंस, आज भी हम पार्लियामेंट से नहीं करा सके, पिछले 5 साल में नहीं हुई। हमारे दौर में कुछ लेजिस्लेशन हुई भी एंड पे आके, जो शायद पूरी तरह सफिशिएंट ना होगी, लेकिन उस वक्त पार्लियामेंट के अंदर सूरत हाल ये थी कि बहुत सारी जमातें उस लेजिस्लेशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी। इवन जो उस वक्त की अपोजिशन थी वो भी उसको पूरी तरह सपोर्ट करने को तैयार नहीं थी। आज जब वो गवर्नमेंट में है तो उन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए, जब वो वहां पहुंचे हैं तो पीछे से ऑर्डिनेंस आया है। क्या अमरीकी इतने बेखबर है कि हमारी इंटेंशन को उन्हें पता नहीं है और पार्लियामेंट की पोजीशन को उन्हें पता नहीं है? वजीर आजम पाकिस्तान अगर पार्लियामेंट से बिल पास करा के जाते तो भी सूरत हाल और होती। मैं समझता हूं ऐसे सिंबलिज्म जो है ये तो बड़ा इम्पैक्ट नहीं देंगे और हमें सीरियस लेजिस्लेशन चाहिए। आपको कारा साहब एज एन ऑपोजिशन लीडर खतरा है कि ये ऑर्डिनेंसेस जो हैं इन्हें पार्लियामेंट में सपोर्ट नहीं मिल पाएगी? देखिए, इसीलिए गवर्नमेंट ने ये किया ना कि वजीर आजम साहब वहां पहुंचे तो बाद में ख्याल आया ये जल्दी कर ले, या स्ट्रेटेजी के तौर पर आपने किया। क्यों ना ये आप अपने, यानी इससे पार्लियामेंट ने 150 दिन में कोई लेजिस्लेशन की नहीं सुना बिल के बजट के, तो ये यही बिल पास कर लेते। इनके पास तो अक्सरियत है, लेकिन इसको छोड़िए, मैं और तरफ आ जाता हूं। अच्छा, मैं ऐसा करें, मुझे ब्रेक लेने दें कारा साहब, मुझे ब्रेक लेने दें। मैं आपसे ही दोबारा शुरू करता हूं कि क्या तवक्कुआत है अमेरिकन सदर की। ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी पॉइंट से कारा साहब की तरफ चलते हैं। नाज़रीन सीधा मैं चलता हूं, वेलकम बैक। मैं सीधा चलता हूं कमर जमान कारा साहब की तरफ। कारा साहब, ये तो आपकी जो रिजर्वेशंस हैं कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए एंटी टेरर लेजिस्लेशन को आगे बढ़ाया, वो तो रजिस्टर हो गई, वो मौकफ तो सामने आ गया। लेकिन वो जो सवाल था मेरा आपसे कि क्या आप समझते हैं कि अमेरिकन सदर की क्या एक्सपेक्टेशन की डिमांड होंगी वजीर आजम नवाज शरीफ साहब से? अच्छा, मुझे सिर्फ, मैं बहुत क्विकली कहूंगा, मैं सिर्फ इतनी गुजारिश कर दूं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बाकी अपने मुतालबात, अपनी जरूरतों के साथ साथ सबसे बड़ी जरूरत है ऑन होम। पाकिस्तान के गवर्नमेंट को अंदरूनी न सिर्फ वार और टेरर में सपोर्ट चाहिए, बल्कि उनको स्टेबिलिटी के खातिर भी ये चाहिए। अगर ड्रोन से इनको कोई रिलीफ मिलता है तो वो इस वक्त टेम्परेरी बहुत बड़ा रिलीफ होगा, इसलिए कि गवर्नमेंट एक एथिकल पॉइंट से खड़ी हो जाएगी कि हमने अमेरिका से ड्रोन अटैक रुकवा लिए, अब हमारे साथ मुलाकात करो। तालिबान अगर मुज़ाकरात नहीं करेंगे तो कौमी माइंड सेट इकट्ठा होगा क्या उसे दिन गो फॉर अटैक अगर ये नहीं मानते। तो ये गवर्नमेंट को बहुत बड़ी जरूरत, बहुत बड़ा एज मिलेगा। ये गवर्नमेंट की एक ऐसी जरूरत है, इसको टिपे की तो साइड। अमेरिका की जरूरत यह है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए, अफगानिस्तान में आप उनको सपोर्ट करें। जो उनके हाइड आउट्स हैं वजीरिस्तान के अंदर, जो वो बार बार आपको आइडेंटिफाई करते हैं, आप उनको कंट्रोल करें।
दूसरी बात, आप मेरा ख्याल ये है, चाहे जैसा भी हो, हिंदुस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को नामुमकिन करें, ये भी शायद एजेंडे के ऊपर रखा जाए, तो बाद में शायद जाहिर न किया जाए, ओपन एजेंडा ना दिया जाए, लेकिन इस पे होगा कि आप रीजनली कॉपरेशन करके हालात बेहतर करें। तीसरा जो होगा वो ये होगा कि पाकिस्तान अपने अंदर जो एक्सट्रीमिज्म हो रहा है, जो ये पूरी वबा फैल रही है, इस वक्त अमेरिकन की पूरी कैंपेन जो है आप उसको देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो मीडिया कैंपेन जो कर रहे हैं उसको देखिए, और पाकिस्तान के अंदर जो उनकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है वो देखिए कि वो यहाँ पे अपने क्या सूचल डेवलप कर रहे हैं। तो वो आपसे चाहेंगे कि आप इंटरनली एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट से फाइट करने के लिए क्या पॉलिसीज इख्तियार कर रहे हैं। कायरा साहब मेरे जी साथ रहिए। जनाब शमशाद अहमद खान साहब, आपकी तरफ मैं लाहौर में आता हूं, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह का ड्रोन्स के ऊपर एक बिल्डअप हो रहा है, और ये मुझे बात बड़ी थोड़ी सी तशवीशनाक लगती है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है, जिसको हमें इतना मासूमान तरीके से नहीं देखना चाहिए, उसने जो इतनी खुल के पोजीशन ले ली है ड्रोन स्ट्राइक्स पे, कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकन ड्रोन्स पे कुछ थोड़ी सी कमी या लचक दिखाकर कुछ और ना दें पाकिस्तानी वजीर आजम को, पाकिस्तानी वजीर आजम से बहुत से मुतालबात बना लें। क्या लगता है सर आपको? पर अब ड्रोन पे मेरा ख्याल ज्यादा बात ना की जाए मेरे ख्याल में, क्योंकि ड्रोन पे तो पोजीशन अमरीकनों की वाजे है, वो खत्म करने से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन वक्त का फैसला वो खुद करेंगे, कर देंगे, वक्त आ जाएगा जल्दी से। पर मैं चाहता हूं कि वक्त पे ज्यादा इस पे न सर्फ किया जाए, और मैं उस सवाल की तरफ आना चाहता हूं जो कायरा साहब से आपने किया, और उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से आपको मुफस्सल तरीके से जवाब दिया, सो मैं भी उसकी रेपिटेशन नहीं करूंगा, मगर मुख्तसर तौर पर मैं इतना कहूंगा कि अमेरिका के मुतालबात के हवाले से कि अमेरिका का जो भी मुतालबा होगा पाकिस्तान से, वो सिर्फ और सिर्फ उनका जो ग्लोबल आउटरीच बेस्ड एजेंडा है, उस अपने मुफादात के हवाले से, वर्ल्ड वाइड पावर के हवाले से, उस एजेंडे को तकमील की खातर वो पाकिस्तान को चाहते हैं कि पाक की मदद करे। अफगानिस्तान का मसला जो है अमरीकनों के ख्याल में शुरू भी पाकिस्तान से होता है और खत्म भी पाकिस्तान से होता है, और वाइस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने एक दफा ये कहा था खुद ही कि भी कोई भी स्ट्रेटेजी अफगानिस्तान पर कामयाब नहीं होगी बगैर पाकिस्तान की मदद के। तो चाहे वो 2014 से पहले हो या 2014 के बाद, उनको हमारी मदद की जरूरत है, वो इस पर ज्यादा बात होगी। और इसी हवाले से पाकिस्तान में जो टेररिज्म के सेंचुरीज हैं, जो वो कहते हैं बार बार कि आप नॉर्थ वजीरिस्तान में कार्रवाई करिए, सब बातें वो दोहराएंगे। तो इसी तरह हमारी तरफ से भी मुझे ये लगता है कि ये मौका फराहम करता है, ये मुतालबा उनका, कि अगर हमारी वाकई इतनी अहमियत है तो फिर आप हमें एक अलाई के तौर पर ट्रीट करें। ये जिस तरीके से आप टारगेट के तौर पर हमें ट्रीट करते हैं, ड्रोन अटैक्स के जरिए से, हमारे एरियाज में मिलिट्री इंकर्शन के जरिए से, ये बंद होना चाहिए। ये हमारी ह्यूमिलिएशन है, तस्दीक है, ये बंद होनी चाहिए। ये एक मौक़िफ़ है जो बाकायदा फर्म तरीके से अमरीकनों के सामने पेश होना चाहिए। खान साहब मेरे साथ रहिए। मार्शल साहब, कहीं ऐसा ना हो कि चूंकि हमने ड्रोन के इशू को इतना उठा दिया है, पका दिया है, इतना बड़ा कर दिया है, अब इसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल शामिल हो गई है, कि अमेरिका की जो और कंसर्न्स हैं उस पर अमेरिका बड़ी अच्छी नेगोशिएशन कर ले, और वो कंसर्न बड़े कुछ, एक तो यह है कि पाकिस्तान के चीफ ऑफ द मिलिट्री आर्मी स्टाफ जो है, अभी उनकी फाइनल अपॉइंटमेंट नहीं हुई है। जो बात बड़ी अजीब गरीब है कि अमेरिका की दौरा पहले आ गया लेकिन COS की अपॉइंटमेंट नहीं हुई। ईरान के बारे में अमेरिका के जो खदशात हैं, अफगानिस्तान के ऑफ कोर्स हैं ही, इंडिया के हवाले से भी उनके खदशात हो सकते हैं, चाइना के हवाले से हो सकते हैं। तो अमेरिका के पास हो सकता है, जैसे कि आपने कहा, कि बड़ा सॉलिड एजेंडा होगा, और हमारी टीम और उनकी टीम के दरमियान में कोई लंबी चौड़ी मुलाकातें भी नहीं हुई हैं, तो हो सकता है कि कहीं ड्रोन में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा के अमेरिका उन सारी चीजों पर प्रोग्रेस कर ले। देखें, ये वो चीज है जिसके अगेंस्ट हमें गार्ड करना है, और मैं बिल्कुल इनसे इतफाक करता हूं शमशाद साहब से कि ये ड्रोन के इशू को इतना न बना दें कि आपका भी जैसे हम कहें कि आपका मसला ही अफगानिस्तान से शुरू होता है और आपका मसला अफगानिस्तान मेरे हाथ में यूएस बना दिया गया, ये गलत है ना, ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का है। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखें बात सुनिए। जॉन केरी टेल्स पाकिस्तान ही होप्स ड्रोन स्ट्राइक्स विल एंड वेरी सून। वंस अगेन मैं इसको शॉर्ट
جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ وقت کی کمی ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنا اسٹرانگ لیگل پوائنٹ ہے, ہم نے اس کو کبھی تک ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا, آج تک ایکسپلائٹ ہی نہیں کیا. یو این کی مختلف ایجنسی, بان کی مون آئے, انہوں نے کہا جی یہ انلیگل ہے. اس سے بڑھ کے آپ کو کیا چاہیے کہ ایسے موقع پہ جب وزٹ ہونے جا رہی ہے تو ایک جو اتنی اوتھینٹیکیٹڈ قسم کی ایجنسی ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ جناب یہ تو وار کرائمز ہیں. مقصد یہ ہے کہ اس کا ریفرنس اور یہ ریزالو شو کیا جائے کہ یہ جناب لیگلی آپ بالکل انکریکٹ ہیں. اس کے اوپر ہم آپ سے نہ تو کوئی بھیک مانگ رہے ہیں, ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ دس مسٹ اینڈ, بیکاز پاکستان میں ٹیررزم جو ہے اس کو یہ آپ کے ڈرون اٹیکس میں انہوں نے بڑی ہوا دی ہے. کمنگ ٹو دی ایکچوئل ایجنڈا کہ یہ تو قائرہ صاحب نے بھی کہا نا کہ اگر حکومت کو ڈرون سٹرائک سے ریسپائٹ ملتی ہے تو دہشت گردوں سے نیگوسیشن کرنے میں یہ فیکٹ ایک مدد ملتی ہے. یہ فیکٹ ہے, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو اکیلے کو نیگوسیشن کا پوائنٹ بنا کے بہت کچھ گیون کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور یہ وہ ٹرائی کریں گے. ڈرون اٹیکس ان اینی ویز ہیو ریڈیوسڈ اینڈ دے ول کنٹینیو ٹو ریڈیوس, کیونکہ انہوں نے کہا مجھے تھوڑی سی بات یہ ہے کہ میں مین سچویشن جو ہے نا جس میں آپ گیو اینڈ ٹیک والی بات کر رہے ہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ مد نظر رکھنا چاہیے کہ جیسے وہ ایسی قوم ہے, بلکہ ہر قوم جو ہے وہ یہی کہتی ہے کہ آپ کے انٹرسٹ پرماننٹ ہے اور فرینڈز اور فوز کین کیپ چینجنگ, اور امریکہ میں تو بہت ہی بالکل کلیئر ہے یہ معاملہ, اور ہماری ہسٹری از فل آف دس کائنڈ آف ٹریٹمنٹ. میں یہ سمجھتا ہوں ٹرانزیکشنل ہے, یہ معاملے بھی ٹرانزیکشنل ہیں. ان کا جو اینڈ ہے جس کو وہ کہتے ہیں کہ ودرال اور وہ ڈرا ڈاؤن کی بات کرتے ہیں, تب تک وی ہیو اے ویری اسٹرانگ پوزیشن. میرے خیال میں ہمارے جتنے ایشوز ہیں کھل کے ہمیں اس پہ بات کرنی چاہیے. جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات چل رہے ہیں, ریزولوشن یو این کی ہوتے ہوئے اس کے اوپر آج تک امریکہ نے کوئی اپنا انفلوئنس ایگزرٹ نہیں کیا. لیٹسٹ جو ہمارے پانی کا ایشو ان کے ساتھ چل پڑا. جو افغانستان میں میں سمجھتا ہوں کہ انڈر دی اسپانسرشپ آف ویریس ایجنسیز ہمارے اگینسٹ ٹیررزم والا معاملہ کیا جا رہا ہے, اور جس ٹیررزم کی وہ بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ جب امریکہ یہاں آیا تھا تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا کہ ایک پورس بارڈر ہے. اس پورس بارڈر میں یہ اس طرح کی موومنٹ اور ادھر سے لوگوں کا آ جانا اٹس ناٹ نیسیسریلی اسپانسرڈ بائی پاکستان, اٹ از نیچرل ان دی ٹرین. قائرہ صاحب, چونکہ آپ نے کہا تھوڑی دیر پہلے کہ اگر ڈرون سٹرائکس پہ ریسپائٹ مل جاتی ہے یا امریکہ روک دیتا ہے تو یہ بڑی سیاسی کامیابی جو ہے ہو سکتی ہے, بیکاز ایک پریٹیکسٹ اسٹیبلش ہوتا ہے, کانٹیکسٹ ایک ٹیمپلیٹ بنتا ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ یا دہشت گردوں کے ساتھ نیگوسیشن کرنے کا. لیکن سر میرا سوال آپ سے یہ ہے قائرہ صاحب کہ ایز این اپوزیشن لیڈر آپ کیا بینچ مارک اسٹیبلش کریں گے, کیا یارڈ اسٹک آپ اسٹیبلش کریں گے وزیر اعظم کے لیے, جسے اگر وزیر اعظم حاصل کر لیتے ہیں آپ کہیں گے کہ یہ وہ بیئر منیمم چیزیں ہیں. میں سمجھتا ہوں 3 چیزیں کیا ہوں گی کہ اگر وزیر اعظم ان میں کامیاب ہوتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم نے پاکستان کے ریاست کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا یا انہینس کیا. کیا ہوں گی وہ 3 چیزیں؟ ڈاکٹر صاحب محترم گزارش یہ ہے, میں شاید غلط کہہ جاؤں, لیکن دنیا میں طاقتور اقوام جو ہوتی ہیں وہ کبھی انہوں نے عالمی قوانین کو نہیں مانا. اگر امریکہ کے خلاف ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بات کہی ہے تو اس سے 7 دفعہ کہا گیا ہے, روس کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا, چائنا کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا, انڈیا کے خلاف کیا کچھ نہیں کہا گیا. کیا ان کو اثر آتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اوپر بڑا ان کے اوپر بوجھ آئے گا. وہ اپنی ضرورت کے بعد چلیں گے. سوال یہ ہے افغانستان سے وہ پارشلی نکل رہے ہیں, انہوں نے پرماننٹ بیسس وہاں بنا لیے ہیں, ان کا لارجر ایجنڈا کچھ اور ہے. اس کے لیے کیا وہ افغانستان میں اسٹیبلٹی چاہتے بھی ہیں کہ نہیں, اس ریجن کے اندر ان کی کتنی اسٹیبلٹی کی ریکوائرمنٹ ہے, یہ بھی ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور پاکستان کو اتنی پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکیں یا اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں. ہماری بہت ساری ویکنیسز ان کے سامنے موجود ہے. وزیر اعظم پاکستان کے دورے سے ہمیں بھی تو بہت ہائی ہوپ سے لینی چاہیے. ہاں, پاکستان کو ضرور سمجھ کیا ہے کہ ہمیں اپنے فائنینشیل کرائسس سے نکلنے کے لیے, ٹریڈ کرائسس سے نکلنے کے لیے, اور وزیر اعظم پاکستان ایز پرائم منسٹر بھی گئے ہیں, ایز ڈیفینس منسٹر بھی گئے ہیں, ایز فارن منسٹر بھی گئے ہیں, ایز کامرس منسٹر بھی گئے. اور انہوں نے جا کے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر ہمیں ایکسیس ٹو مارکیٹ مل جاتا ہے بہت اچھا ہے, اور ہمیں انٹرنیشنل ڈونر سے اگر کچھ ریسپائٹ ملتی ہے لون کی, اپنے پروجیکٹ کی فائنینسنگ کی, وہ بہت بڑا سپورٹ ہے. اور ہمیں امریکہ تو شاید جو سول نیوکلیر ٹیکنالوجی ہے وہ نہ دے, لیکن باقی ملکوں سے لینے میں رجسٹر کرے, یہ بھی ایک بہت بڑی سپورٹ ہوگی. تو ہم کسی بڑی پوزیشن میں نہیں ہوں گے. لیکن ایز این اپوزیشن لیڈر وہ کیا 3 چیزیں ہیں کر دیتے ایز این اپوزیشن لیڈر قائرہ صاحب, وہ کیا آپ کی 3 ایکسپیکٹیشنز ہوں گی وزیر اعظم کے اس دورے سے ایز این اپوزیشن لیڈر؟ دیکھیے, میں وزیر اعظم کے دورے سے ایک تو سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اس معاملے پہ بالکل ہی, ہم نے پہلے بھی کہا, بہت ساری جگہوں پہ استفسار کیا ہے. ایک تو ڈرون پہ میرے باقی 2 ساتھیوں کے لیے شاید اہم نہیں ہے, میرے لیے بہت اہم ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں ٹیررزم کے حوالے سے گورنمنٹ نے جہاں بھی کھڑا ہونا ہے وہ ڈرون سے اسٹارٹ ہوگا. اگر ڈرون سے ناکام ہو گئے تو نہ ڈائلاگ ہوگا, نہ پراپر طریقے سے کون سے ڈیلنگ کر سکیں گے, جو بہت ضروری ہے. میڈیا کو بھی ان سے ڈیلنگ کرنا بہت ضروری ہے. جو ڈرون کے بعد ہی ہوگا, گورنمنٹ کے پاس ابھی اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی, اس لیے مذاکرات شروع نہیں ہو رہے. ٹیم ابھی تک تشکیل نہیں دی گئی.
दूसरी बात यह है कि हमें इस वक्त जरूरत है इकोनॉमी में सपोर्ट की। हमें बहुत सारे प्रोजेक्ट की फाइनेंसिंग के लिए वर्ल्ड बैंक से सपोर्ट चाहिए, हमें एडी से सपोर्ट चाहिए, और अगर अमेरिका की सपोर्ट ना हुई तो ये हमें नहीं मिलेंगे पैसे। वो भी पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी जरूरत है जो हमें शायद नजर सब नहीं आ रही, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के दौरान उसकी खबर है, और हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात और तनाव में जो है वो बेहतरी आने में भी हम कुछ न कुछ उनसे सपोर्ट जरूर मांगेंगे। मेरा ख्याल है एनर्जी नंबर 2 पे होगा, नंबर 3 पे हमारा एक्सेस टू मार्केट जो है वो इशू होगा। बिल्कुल, मेरे साथ रहिए। शमशाद साहब, आपकी तरफ लाहौर में आता हूं। आपने पॉलिटिकल तो समझ लिया कि अपोजिशन के क्या होंगे, आपकी क्या बेंचमार्क है वजीर आजम की कामयाबी के लिए? देखिए, दौरा अगर कुछ अच्छे बयानात के साथ खत्म हो जाए तो बड़ी गनीमत है, क्योंकि जितनी डिफरेंसेस हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो नहीं लेकिन म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं, जहां तक ये 2-3 बातें कारा साहब ने जिक्र किया, उससे पहले कारा साहब ने अफगानिस्तान के हवाले से जो बात की, मैं मुकम्मल इत्तेफाक करता हूं कि अमेरिका का आखिरी हदफ जो है वो कोई अफगानिस्तान में अमन कायम करना नहीं है। वो बेसिकली, गालिबन मैंने एक दफा आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि स्ट्रेटेजिक स्टेल में छोड़ के जाना है, छोड़ के नहीं जाना बल्कि क्रिएट करना है, क्योंकि उनका एजेंडा अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान से बियॉन्ड है। एक पाकिस्तान टारगेट है और एक चाइना टारगेट है। उस हवाले से ये कहानी आगे चलेगी। लेकिन अब जो नवाज साहब के विजिट का ताल्लुक है, ट्रेड एनहांसमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और जिसका कायरा साहब ने भी जिक्र किया। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने वहां कल बिजनेस काउंसिल में तकरीर करते हुए बात की, और पाकिस्तान की बड़ी रोजी पिक्चर उन्होंने पैदा की वहां कि आप आइए हमारे साथ ट्रेड करें और हमारे यहाँ इन्वेस्ट करें। बड़ी अच्छी बात है, और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी हमारी बड़ी सख्त जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है डॉक्टर साहब कि किस्म की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी जिसमें तजारत और इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक हो, तो एक बेसिक टूल्स होते हैं इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के, बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो हमारे मुल्क में बदकिस्मती से इस वक्त बिल्कुल नहीं है। यानी ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना कंसिस्टेंट पॉलिसीज हैं। हाँ साहब, बिल्कुल वाइंड अप कीजिए। बिल्कुल वक्त मेरा खत्म। मैं वही कह रहा हूं, तो हमारी फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं। पहले तो ये पूछे कोई किसी से, पाकिस्तानी से, कि हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे अमेरिका सिवाय अंडरवेयर, टी शर्ट्स और टॉवल्स के, हम क्या चीज एक्सपोर्ट करेंगे? जी, मेरे साथ रहिए जी। शाहिद लतीफ साहब, एयर मार्शल साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? वो तो कहते हैं कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स पे बात खत्म हो जाए तो बड़ी बात होगी। देखिए जी, मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हमें बातें करने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, ये ट्रांजैक्शनल आपकी इनके साथ रिलेशनशिप है, उनके लॉन्ग टर्म एम्स हैं, मगर इस वक्त आपके पास एक शॉर्ट पीरियड है अप टू द टाइम दैट दे लीव। आई डिसएग्री कि वो यहां पे क्योस या स्टेलमेट करके जाना चाहते हैं। आई थिंक दे वांट पीस देयर। पीस के लिए जो उनकी शराइत हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान उनमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लिहाजा वो आपको चाहेंगे कि इसमें आप अपना इन्फ्लुएंस जो है वो इस्तेमाल करें। और अगर हमने वो करना है, अगर ये शॉर्ट टर्म एम के तौर पे करना है, तो उसके रिटर्न्स हमें चाहिए। और मैंने प्रॉब्लम्स गिन दी, इंडिया के साथ हमारी स्टेबिलिटी, हमें विद इन द कंट्री स्टेबिलिटी, जो उनके ड्रोन अटैक्स वाला मसला है दैट मस्ट बी स्टॉप, ताकि स्टेबिलिटी हो, पीस हो, और हम अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उन पे खुद फोकस कर सकें। दैट इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ दिस। मार्शल साहब, वक्त हमारा बिल्कुल खत्म हो गया। हमें स्टूडियो में ज्वाइन करने का इसी तरह कमर जमान कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया, और हमें जनाब शमशाद अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया। उनका बहुत शुक्रिया। हमारी डिस्कशन आपने देखी। देखिए क्या होती है फाइनल नेगोशिएशन या डिस्कशन या मीटिंग से क्या निकलता है, ये बात हमारे सामने आ जाएगी। हम यकीनन इसे डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया।